हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोड ट्रांसपोर्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंडिया जो है यानी कि जो हमारा भारत है, इसका जो रोड नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में इसकी क्या रैंकिंग है, पूरे वर्ल्ड में हमारे भारत की क्या रैंकिंग है रोड नेटवर्क में, तो आप याद रखना सेकंड। ठीक है, यानी कि भारत में इंडिया पोजेसेस सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, पहले नंबर पे कौन आता है रोड नेटवर्क में? यूएसए। दूसरे नंबर पे हमारा भारत आता है। ठीक। टोटल लेंथ ऑफ रोड्स इन इंडिया इज मोर देन 59 लाख किलोमीटर्स। अगर हम सारे जितने भी यहाँ पे रोड्स हैं, ठीक है, नेशनल हाईवेज, हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड्स, अगर हम उन सारे रोड्स की लेंथ को हम मतलब सम अप करेंगे तो पूरे भारत में जो रोड्स का लेंथ है वो है मोर देन 59 लाख किलोमीटर्स। ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन रोड्स आर क्लासिफाइड एज, रोड्स को मेंटेन करने के लिए या डिफरेंट रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भारत के जो रोड्स हैं ना, इंडिया में जो रोड्स हैं उनको नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, विलेज रोड्स, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज और बॉर्डर रोड्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो याद रखना। तो इनकी क्लासिफिकेशन क्यों की गई है, रोड्स की क्लासिफिकेशन क्यों की गई है? वो इसलिए की गई है कि ताकि इनका मेंटेनेंस और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए नेशनल हाईवे जो है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट खुद क्या करेगी, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कंस्ट्रक्ट करेगी, मेंटेन करेगी। स्टेट हाईवेज को स्टेट गवर्नमेंट खुद कंस्ट्रक्ट करेगी और मेंटेन भी करेगी। इससे क्या होगा, इससे अच्छी तरीके से ये जो रोड सिस्टम है, रोड सिस्टम अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इन 1943 नागपुर प्लान एक बनाया गया। ठीक है, 1943 याद रखना, कब नागपुर प्लान बनाया गया? 1943 में एक नागपुर प्लान बनाया गया, एक प्लान बनाया गया जिसका नाम था नागपुर प्लान। इसमें भारत के जो रोड्स है ना उनको 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया था। एक नेशनल हाईवे, दूसरा स्टेट हाईवे, थर्ड दैट इज डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड फोर्थ वन विलेज रोड्स। तो नागपुर प्लान के तहत 1943 में भारत के जो रोड्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। नेशनल हाईवेज आर मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना, नेशनल हाईवे जो है इसको कौन मेंटेन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट हाईवेज को स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट हाईवेज जो होती हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड जो होते हैं उनको कौन मेंटेन करती है, कंस्ट्रक्ट करती है? रेस्पेक्ट जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाए जाते हैं। किसके लिए? ये जो डिस्ट्रिक्ट हाईवेज होते हैं ना, ये जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं ना, इनके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बोर्ड बनाया जाता है, वही इनको कंस्ट्रक्ट करता है और मेंटेन करते हैं। ठीक है। बॉर्डर रोड्स एंड इंटरनेशनल हाईवेज आर आल्सो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बॉर्डर रोड जो है ना और जो इंटरनेशनल हाईवेज होती है, ठीक है, यानी कि जो एक मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ कनेक्ट करेंगी वो हाईवे, उसको बोलेंगे इंटरनेशनल हाईवे। बॉर्डर रोड्स और जो इंटरनेशनल हाईवेज है ना, इनको भी कौन मेंटेन करती है, इनको कौन कंस्ट्रक्ट करती है, इस पे भी कौन नजर रखती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना। ठीक है। हालांकि बॉर्डर रोड्स के लिए भी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। ठीक है, जो बॉर्डर के रोड्स को मेंटेन करती है और कंस्ट्रक्ट करती है, लेकिन इसको फंड कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये एक एजेंसी है। ठीक है, ये भारत की एक एजेंसी है जो क्या करती है? रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग, अपग्रेडिंग एंड मेंटेनिंग मोस्ट ऑफ नेशनल हाईवेज नेटवर्क। तो याद रखना आप, भारत के जो ज्यादातर नेशनल हाईवेज है ना, मैक्सिमम जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं भारत के, उनको कौन मेंटेन करता है? उनको एक एजेंसी मेंटेन करती है जिसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। याद रखा ना, NHAI, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक ऐसी एजेंसी है जो भारत के नेशनल हाईवेज को मेंटेन करती हैं और अपग्रेड करती हैं। और इट ऑपरेटर्स, ये जो NHAI है, ये जो नेशनल हेल्थ, ये सॉरी नेशनल हेल्थ नहीं, ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसको, ये किसके अंडर ऑपरेट होती हैं, ये किसके अंडर चलती है? शाबाश, ये किसके अंडर काम करती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। यानी कि इसको कौन गाइडलाइंस देती है, उनको, इसको कौन फंड प्रोवाइड करती है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज NHAI को गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं, फंड्स प्रोवाइड करती हैं, तभी जाके फिर वो आगे क्या करती है? नेशनल हाईवेज को मेंटेन और अपग्रेड करती है। नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, NHDP। NHDP क्या है? NHDP
नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है इट्स ए मेजर एफर्ट टू एक्सपेंड एंड अपग्रेड द नेटवर्क ऑफ हाईवेज। ठीक है, ये भी एक प्रोजेक्ट है। एनएचडीपी क्या है? एनएचडीपी एक प्रोजेक्ट है, याद रखना। एनएचडीपी क्या है? एक प्रोजेक्ट है। एनएचएआई क्या है? वो एक एजेंसी है। एनएचडीपी नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें ये जिसका मकसद, जिस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि हम एक्सपेंड करेंगे, हम अपग्रेड करेंगे, तमाम जितने भी हमारे हाईवेज हैं उनको हम एक्सपेंड करेंगे और अपग्रेड करेंगे। प्रेजेंट लेंथ अगर हम देखेंगे जो हमारे भारत के नेशनल हाईवेज की है वो है 1,36,440 किलोमीटर। प्रेजेंट लेंथ जो है, देखिए ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ये बुक जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वहाँ पे डाटा जो है ना मेंशन जरूर करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये एक्यूरेट मत है, ये हर साल के बाद जो है ना ये डाटा वो अपडेट नहीं होती हैं किस पे, इनकी ऑफिशियल साइट्स पे। इसलिए अब मैंने भी अकॉर्डिंग टू ये 2020 का था तो 2020 का ही मैंने इसमें लिखा। ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो प्रेजेंट लेंथ कितनी है नेशनल हाईवेज की इंडिया में? वो है 1,36,440 किलोमीटर। ठीक, वो वाला पहला वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोटल रोड लेंथ कितनी है इंडिया की, बस वो पूछा जा सकता है, ये वाला नहीं। ठीक है, तो देखिए आप कितना है? 1,36,440 किलोमीटर है टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज विच कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन 2.5% ऑफ टोटल रोड लेंथ। हमारे भारत में जो टोटल रोड लेंथ है, हमारे भारत में जो टोटल रोड लेंथ है, टोटल रोड लेंथ का कितना परसेंट नेशनल हाईवे है? शाबाश, वो है 2.5%। यानी कि पूरे 100% जो हमारा यहाँ पे रोड नेटवर्क है उसमें से 2.5% नेशनल हाईवेज है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? शाबाश, एंड कैरीज अबाउट 40% ऑफ रोड ट्रैफिक। याद रखना आप, हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं, जो पूरे भारत का 2.5% टोटल रोड लेंथ है। ठीक है, हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं जिनकी लेंथ 1,36,440 किलोमीटर है, हालांकि ये पूरे भारत का जो टोटल रोड लेंथ है उसका ये सिर्फ 2.5% है, लेकिन ये हमारे भारत का 40% ट्रैफिक जो है ना वो नेशनल हाईवे से ही पास होती है। ठीक है, याद रखा ना। तो 40% जो ट्रैफिक है हमारे भारत का, वो ओनली 2.5% ऑफ द रोड लेंथ, जिसको हम नेशनल हाईवे बोलते हैं, वो कैरी करती है। यानी कि नेशनल हाईवे जो है वो पूरे भारत का 40% ट्रैफिक कैरी करती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया कौन है? NH44। क्या है? NH44 जो ये इट इज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। इसका जो लेंथ है वो कितना है? 3745 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी टोटल लेंथ है। किसकी? NH44 जो है इट्स लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया, इसकी जो लेंथ है वो है 3745 किलोमीटर। कुछ बुक्स में 4112 किलोमीटर भी लिखा गया है, हालांकि कोई इशू है नहीं। ठीक है, तो याद रखना आप NH44 जो है ना इसको हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हम किसको बोलते हैं? NH44 को। ये NHDP का ही एक प्रोजेक्ट था। कौन? ये जो NH44 नेशनल हाईवे बनाई गई है ना, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है, ये भी NHDP का ही एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम रखा गया था नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, तो ये जो NH44 है, NH44 जो है ये रन करती है फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी, यानी कि श्रीनगर टू कन्याकुमारी ये नेशनल हाईवे जाती है। ठीक है, तो याद रखना, देखिए श्रीनगर कहां पे है? मान लीजिए ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आता है ना, ये हमारा नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट, हमारे नॉर्दर्न मोस्ट जो स्टेट है, हाँ यूटी है, उसमें ये आती है ना श्रीनगर। तो नीचे अगर हम बात करेंगे कन्याकुमारी की, दैट इज साउदर्न मोस्ट पॉइंट। तो यानी कि ये नॉर्दर्न और साउदर्न मोस्ट पॉइंट्स ऑफ इंडिया जो है उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। वो मुझे पता है बिल्कुल, वो इंदिरा काली है, लेकिन मुझे पता है बिल्कुल आप उसको इसके साथ नहीं जोड़ देना। सर आपने कल कोई बताएगा लेक्चर में या कमेंट्स में, सर आपने बोला नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट श्रीनगर। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ये नॉर्दर्न, ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट्स को, ठीक है, जो नॉर्दर्न मोस्ट यूनियन टेरिटरी है उसको ये जोड़ देती है साउदर्न मोस्ट स्टेट के साथ। ठीक है, समझ में आया ना आप? तो NH44 जो है ये पूरे भारत के कितने स्टेट से ये पास होती है, क्योंकि कहां से लेकर कहां तक है? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। जाहिर सी बात है
ये हवा में तो कोई फ्लाईओवर है नहीं, ठीक है, जो हम कहेंगे ये स्टेट से पास नहीं होती है। तो देखिए ये कितने स्टेट से, भारत के कितने स्टेट से ये या कितने यूनियन टेरिटरी से ये पास होती है, तो याद रखना भारत के एक यूनियन टेरिटरी से ये पास होती है, ठीक है, भारत के एक यूनियन टेरिटरी से ये पास होती हैं। और उसके बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु से ये पास होती हैं। कुल मिला के मैं कहूंगा कि ये भारत के 12 स्टेट से पास होती है। NH44 जो है ना, ये भारत के 12 स्टेट से पास होती है। अगर मैं उसको आपको मैं मोर प्रिसाइजली बताऊंगा तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये भारत के 11 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी से ये पास होती है। NH44 एक यूनियन टेरिटरी कौन है? यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बाकी 11 स्टेट्स कौन बचते हैं? वो है हमारे स्टेट जो जिनका नाम मैंने आपको बताया, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, ठीक है। कुल मिला के 12 स्टेट्स। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट कंसिडर करेंगे तो वो भी इसी में आएगा, ठीक है। लेकिन मोर प्रिसाइसली मैंने आपको बताया 11 स्टेट्स, एक यूनियन टेरिटरी। NH44 कनेक्टर्स 30 इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो NH44 है ना, 12 स्टेट्स को कनेक्ट करती हैं और 30 इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया को ये कनेक्ट करती हैं। सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है इंडिया की, वो कौन है? वो है NH27, जिसकी लेंथ है 3507 किलोमीटर, याद रखना, ठीक है। प्रीवियसली जो NH44 है उसको कहा जाता था NH7, ठीक है। प्रीवियसली NH44 वाज नोन एज NH7। स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे हमारे भारत की कौन है? वो है NH548 एंड NH118, दैट्स NH118 और NH548 जो है, दीज आर द टू स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवेज। अब आप बताओगे सर इनमें से कौन है? इनकी जो लेंथ है ना, दोनों की 5 किलोमीटर है। और ऑप्शन में जब आप देखोगे ना, तो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा एक ही ऑप्शन होगा, या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि उसको भी पता है दोनों का लेंथ जो है वो 5 किलोमीटर है। फिर भी अगर दोनों भी ऑप्शन में होंगे ना, तो आप NH548 को टिक करना, ठीक है। तो NH548 जो है ये कहां पे है? ये महाराष्ट्र में है। NH118 कनेक्टर्स आसान बानी। NH118 कहां पे है? ये झारखंड के 2 स्टेट्स को ये कनेक्ट करते हैं, एक आसान बानी और दूसरे जमशेदपुर, यानी कि आसान बानी टू जमशेदपुर जो हाईवे है वो है NH118, ये झारखंड में है, ठीक। प्रीवियसली जो NH47 है, NH47 जो है प्रीवियसली NH47 वाज कॉल्ड 966B, ठीक है। प्रीवियसली NH47 वाज कॉल्ड 966B, ठीक है। NH966B इसको कहा जाता था, नेशनल हाईवे 966B। ये जो प्रीवियसली NH47 जो है ना, ये जो है ना NH47 ये प्रीवियसली थी शॉर्टेस्ट हाईवे, याद रखा ना, देख लीजिए। यानी कि NH548 और NH118 से पहले जो शॉर्टेस्ट हाईवे थी वो थी NH47, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं NH966B भी, याद रखा ना आप। तो स्टेट्स विद मैक्सिमम लेंथ ऑफ सरफेस रोड्स। तो अगर हम देखेंगे भारत में किस स्टेट में सबसे ज्यादा रोड्स की लेंथ है, तो वो कहां पे है? शाबाश, सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कर्नाटका आती है, तीसरे नंबर पे गुजरात आती है और चौथे नंबर पे फिर राजस्थान। यानी कि सबसे ज्यादा सरफेस रोड्स कहां पे है? महाराष्ट्र में। स्टेट विद मैक्सिमम लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज, तो सबसे ज्यादा हाईवेज, नेशनल हाईवे जो है ना, नेशनल हाईवेज की लेंथ सबसे ज्यादा किस स्टेट में है? तो याद रखना यूपी में है, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटका आती है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे यूपी आती है, जहां पे सबसे ज्यादा लेंथ है नेशनल हाईवेज की। तो ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया की जहां पे सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज हैं? जैसे कि आपको पता है NH1 है, NH2 है, NH3 है, NH4, NH5, NH6, NH7, NH118, NH548, मतलब बहुत सारी हाईवेज है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज किस स्टेट से गुजरती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश, ठीक है। ग्रेटेस्ट रोड डेंसिटी किस स्टेट में है? तो आपका आंसर होना चाहिए केरला और उसके बाद त्रिपुरा में, ठीक है। यानी कि इसका एरिया कम है लेकिन रोड ज्यादा है, किसका? केरला का। केरला के बाद त्रिपुरा में सबसे ज्यादा रोड्स की डेंसिटी है। स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट हाईवेज, सबसे ज्यादा स्टेट हाईवेज कहां पे हैं? स्टेट हाईवेज यानी कि जो हमारे स्टेट की अपनी हाईवेज होती है, अपने रोड्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेट हाईवेज कहां पे हैं? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा सरफेस रोड्स भी यहीं पे हैं, महाराष्ट्र में ही। NH4 इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार। NH4 नेशनल हाईवे 4 जो है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एक नेशनल हाईवे, ठीक है। और इस NH4 को हम बोलते हैं
अंडमान ट्रंक रोड भी याद रखना। अंडमान ट्रंक रोड हम किसको बोलते हैं? NH4 को। NH27 जो है इट इज एन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। NH27 जो है NH27 ये ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर है। ये पोरबंदर और सिलाचार को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, पोरबंदर और सिलाचार को ये आपस में कनेक्ट करती है। ये स्टार्ट होती है पोरबंदर में। कहां पे स्टार्ट होती है? गुजरात में। पोरबंदर कहां पे है? गुजरात में। ये पता होना चाहिए आपको, पोरबंदर गुजरात में है। ठीक, यानी कि ये गुजरात पोरबंदर से स्टार्ट होती है और टर्मिनेट एंड कहां पे होते हैं? टर्मिनेट का मतलब होता है एंड होना। टर्मिनेट कहां पे होती है? एंड कहां पे होते हैं? सिलाचार में। सिलाचार कहां पे है? आसाम में। यानी कि ये आसाम टू गुजरात है। ये पोरबंदर टू सिलाचार है। ठीक है, ये आसाम, सॉरी एक सेकंड, ये पोरबंदर टू सिलाचार है, यानी कि ये गुजरात टू आसाम है। तो कितनी है इसकी लेंथ? 3507 किलोमीटर। एंड इसको हम बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, भी इसको हम बोलते हैं NH27, इसी का नाम रखा गया है। ठीक है, ये भी NHDP का ही एक प्रोजेक्ट है। तो इट पासिस थ्रू गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ हाँ जी, ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ना, ये 7 स्टेट से गुजरती है। किस किस स्टेट से? शाबाश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम से। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इट कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग 2 मेजर प्रोजेक्ट्स। इसमें 2 प्रोजेक्ट्स आते हैं। सॉरी, ये नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, नॉट प्रोजेक्ट। मैंने अभी शायद आपको प्रोजेक्ट बोला था। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोजेक्ट्स। इसमें 2 मेजर प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, इसने 2 जो मेजर प्रोजेक्ट्स उठाए हैं, एक का नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्या इसका नाम है? शाबाश, एक प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने दिया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मकसद क्या है? ये नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करने वाली है। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है ना, ये एक प्रोजेक्ट है जो नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करने वाली है, अपग्रेड करने वाली है, मेंटेन करने वाली है। ठीक है, तो अब बात रही ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ये किन सिटीज को या ये किन स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करेगी? ये सच में एक क्या बनने वाला है? एक सच में एक क्वाड्रिलेटरल शेप ये बनने वाली है। पता है, ये भारत के 4 मेट्रो सिटीज, ये भारत के 4 मेट्रो सिटीज, ये भारत के 4 इंपॉर्टेंट सिटीज को आपस में कनेक्ट करेगी। कौन? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो प्रोजेक्ट है। देखिए, ये नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट करने वाली है। सबसे पहली बात आप याद रखना, इसकी जो टोटल लेंथ है ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की जो टोटल लेंथ होगी वो होगी 5846 किलोमीटर। कितना? 5846 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ होगी। अब देख लीजिए, ये किन स्टेट्स को, ये किन स्टेट्स हैं, ये किन सिटीज को आपस में कनेक्ट करेगी? ये यहां से दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली, ये मान लीजिए दिल्ली, ये दिल्ली, और उसके बाद यहां पे मैं लूंगा कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता, दिल्ली, कलकत्ता, यहां पे चेन्नई, ठीक है, और यहां पे मुंबई। ठीक है, मुंबई। यानी कि ये सच में एक क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है। ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, यानी कि ये ऐसे बनेगी। देखिए, यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे कलकत्ता, यहाँ पे चेन्नई, और यहाँ पे ऐसे। ये सच में ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बनेगी। ठीक है, ये सच में एक क्वाड्रिलेटरल बनेगी, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये किन स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करेगी, ठीक है, ये किन स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करेगी, तो आपका आंसर होना चाहिए दिल्ली। ठीक है, दिल्ली तो स्टेट है नहीं, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन फिलहाल मैं ऐसे ही मतलब बोलूंगा स्टेट ही। ठीक है, यानी कि ये दिल्ली, कलकत्ता कहां पे? वेस्ट बंगाल, यानी कि ये दिल्ली, वेस्ट बंगाल, और किसको कनेक्ट करेगी? शाबाश, मुंबई कहां पे है? महाराष्ट्र, और चेन्नई कहां पे है? तमिलनाडु। तो इन 4 स्टेट्स को, यानी कि इन 3 स्टेट्स और इस यूनियन टेरिटरी को ये आपस में कनेक्ट करेगी। कुल मिला के अगर मैं सिटीज की बात करूंगा तो मैंने आपको बोला दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 5846 किलोमीटर। अब छोड़ दीजिए इसको, हो गया ये। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट एवर अंडरटेकन इन इंडिया। याद रखना, ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है ना, इट इज लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट। अभी तक का ये सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है जो हमारे भारत में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, उठाया गया है अंडर भारत, अंडर 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 भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला और एक प्रोजेक्ट है, इसमें क्या किया जाएगा? अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट डिटेल्ड रिव्यू ऑफ नेशनल हाईवेज। हाँ, भारतमाला प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि हम कोस्टल, ठीक है, कोस्टल एरिया जो हैं,
जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, फॉर एग्जांपल अमरनाथ हैं या कोई और टेम्पल है, वैष्णो देवी मंदिर है, ठीक है, या कोई भी टूरिस्ट प्लेस है, तो ये टूरिस्ट प्लेस, रिलीजियस प्लेस, बैकवर्ड एरियाज, कोस्टल एरियाज, बॉर्डर एरियाज, यहां पे उनको नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्ट करनी है और उनको इंप्रूवमेंट करनी है। जो ऑलरेडी बनी हुई है उनको इंप्रूवमेंट करनी है, जिनकी जरूरत है तो उस जहां पे जरूरत इनको लगेगी तो वहां पे नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट है। याद रखना, भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करने वाली है, बैकवर्ड एरियाज, कोस्टल एरियाज, रिलीजियस प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस पे ये नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्ट करने वाली है, जहां पे उनको लगे कि यहाँ पे, जहां पे मतलब उनको लगेगी कि यहाँ पे जरूरत है नेशनल हाईवेज की, तो वहां पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। जहां पे ऑलरेडी नेशनल हाईवेज हैं वहां पे उनकी मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है। देखिए नाउ, रोड्स ऑन बॉर्डर्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, हाँ जी। या अगर आपसे कोई पूछेगा वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड कौन है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड कौन है, तो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है? चिसुमली, चिसुमली डेमचोक, चिसुमली, चिसुमली CHISMULE, चिसुमली डेमचुक रोड, ठीक है। चिसुमली डेमचुक रोड जो है ना, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है, ठीक है। ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। इसका जो आल्टीट्यूड है दैट्स मोर देन 19 मोर देन 19,000 फीट, ठीक है। ये 19,000 फीट से भी ज्यादा आल्टीट्यूड पे है। कौन? चिसमुली डेमचुक रोड। कहां पे है? लद्दाख में। ये वर्ल्ड का, ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखा जाए तो खारदुंगला जो है ना, वो आज सेकंड नंबर पे आता है। क्या आता है? खारदुंगला जो है ना, वो आज सेकंड नंबर पे आता है। पहले खारदुंगला पहले नंबर पे आता था, फर्स्ट नंबर पे यही आता था हाईएस्ट रोड, लेकिन आज खारदुंगला सेकंड नंबर पे आता है। अब याद रखना, ये जो चिसमुली डेमचुक रोड है ना, ये कहां पे है? इट बिकम्स वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड उस वक्त बनता है जिस वक्त ये उमलिंग पास से गुजरती है, ठीक है। जिस वक्त चिसमुली डेमचुक रोड उमलिंग पास से गुजरती है, तो उस वक्त ये जो है ना, उस वक्त ये रोड जो है ना, ये हाईएस्ट पीक, ठीक है, ये हाईएस्ट आल्टीट्यूड अटेन करता है, ठीक है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ आल्टीट्यूड उस वक्त ये अटेन करता है, इसलिए ये बनता है क्या? हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ द वर्ल्ड, या हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ इंडिया, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ा नेशनल हाईवेज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। वीडियो चल रही है ना? एक सेकेंड। हाँ जी। नंबर ऑफ नेशनल वाटरवेज इन इंडिया। जिस तरीके से नेशनल हाईवेज होती है ना, इसी तरीके से हमारी नेशनल वाटरवेज भी हैं। जिस तरीके से नेशनल हाईवेज है ना, NH1, NH2, NH3, NH7, इस तरीके से हमारी नेशनल वाटरवेज भी हैं। यानी कि डिफरेंस इतना है, वो सरफेस पे होता है, ये वाटर पे होता है, ठीक है। वो लैंड पे होते हैं हाईवेज, लेकिन ये जो वाटरवेज है ये वाटर में होती है, ओशन से होती हैं, समंदरों से होती हैं, ठीक है, रिवर से होती हैं। तो देखिए, जिस तरीके से उनको लिखा जाता है ना NH1, लेकिन यहां पे NW1 लिखा जाता है। NH का मतलब क्या होता है? नेशनल हाईवे, लेकिन इसका मतलब होता है नेशनल वाटरवे। तो याद रखना, अब नंबर ऑफ नेशनल वाटरवेज इन इंडिया कितने हैं? टोटल जो नेशनल वाटरवेज हमारे भारत में है वो है 111, ठीक। इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज आर एज फॉलोज। जो इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो NW1, दैट इज नेशनल वाटरवे 1 जो है, इसकी जो लेंथ है दैट इज 1620 किलोमीटर। याद रखा ना। तो ये कहां से लेकर कहां तक, ये किन को आपस में कनेक्ट करता है? ये इलाहाबाद और हल्दिया को आपस में कनेक्ट करती है NW1, ठीक। ये गंगा रिवर, बैगरथी रिवर और हुगली रिवर से ये पास होती है, ये वाली वाटरवे, ठीक है। NW1 जो है ना, ये इलाहाबाद और हल्दिया को आपस में कनेक्ट करती हैं, और ये गंगा, बैगरथी और हुगली रिवर से पास होती हैं, ठीक। दूसरा NW2 कौन सा है? सादिया दुबरी, ठीक है। ये सादिया और दुबरी को आपस में कनेक्ट करती हैं, ये ब्रह्मपुत्र रिवर से पास होती है, ठीक है। NW3 दैट इज नेशनल वाटरवे 3, ये कहां, ये किन को आपस में कनेक्ट करता है? ये कोटापुरम और कोलम को ये आपस में कनेक्ट करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि NW3 जो है नेशनल वाटरवे 3, ये कोझिकोड, ठीक है। कोझिकोड पड़ी है, कोझिकोड। ये कोझिकोड और कोलम को आपस में कनेक्ट कर रही है। अब रही बात, ये कहां पे है? देखिए, एक्चुअली ये कोस्टल एरिया के नजदीक ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये याद रखना आप,
चंपाकरा कैनाल एक है, ठीक है, ये चंपाकरा कैनाल से गुजरती है, ये चंपाकरा कैनाल से पास होती है। और दूसरा भी एक कैनाल यहाँ पे है, उसका नाम है उद्योग मंदा, ठीक है, यहाँ पे भले ही मैंने नहीं लिखा लेकिन ऐसे अब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ठीक है, उद्योग मंदा, उद्योग मंदा, उद्योग मंदा। और दूसरा मैंने आपको क्या बोला, चंपाकरा कैनाल से ये पास होती है, NW3। NW4 कहां से पास होती है, किनको ये आपस में कनेक्ट करती हैं, ये बरदाचलम राजमुंद्री, ये बरदाचलम और राजमुंद्री को आपस में कनेक्ट करती हैं। NW4 जो है ये साथ में वजीराबाद और विजयवाड़ा को भी आपस में कनेक्ट करती हैं। यानी कि ये और ये दो रूट्स को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक। लेकिन किस रिवर से पास होती हैं, गोदावरी और कृष्णा रिवर से ये NW4 पास होती है। NW5 किसको आपस में कनेक्ट करती है, शाबाश, मंगलागिरी और प्रदीप, मंगलागिरी और प्रदीप को NW5 कनेक्ट करती हैं। इसके साथ साथ टलचर और धर्मा जो है ना, इनको भी NW5 जो है वो आपस में कनेक्ट करती हैं। तो अब देख लीजिए NW5 जो है ना, ये किस रिवर से पास होती है, ये महानदी और ब्राह्मणी रिवर से पास होती है। NW6 कहां से किसको आपस में कनेक्ट करती है, लखीपुर और बंगा को, कहां से पास होती हैं, बारक रिवर जो आसाम में, ठीक है। अब मैं आज आपको बहुत समय के बाद मैं आज आपको एक होमवर्क रखने वाला हूं। जैसे कि आपने यहां पे देखा ये लखीपुर और ये आपने बंगा देखा, ठीक है, इस तरीके से आपने यहां पे देखा टालचर और आपने यहां पे देखा धर्मा, इस तरीके से आपने यहां पे देखा मंगलागिरी और यहां पे आपने देखा प्रदीप। आप मुझे, ठीक है, आप मुझे ये बताओगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर बताओगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अपने नोट्स में इतना मेंशन करना कि तालचर किस स्टेट में है, धर्मा किस स्टेट में है। सिंपली आपको गूगल में सर्च करना है, टालचर इन विच स्टेट, धर्मा इन विच स्टेट, आगे इसको आप ब्रैकेट में लिख के रखोगे फिर, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे टालचर जो है ना, इसको ब्रैकेट में लिखोगे किस स्टेट में है, धर्मा को आगे ब्रैकेट में लिख के रखना किस स्टेट में है, ठीक है। उससे आपका जो है ना कंसेप्ट वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको फिर पूरा जहन में रहेगा कि NW5 जो है किस स्टेट में भी है, स्टेट का नाम भी फिर याद रहेगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया, हमारे भारत की सबसे बड़ी वाटरवे कौन है, तो वो है NW1, जिसका 1026 किलोमीटर जिसकी टोटल लेंथ है, ठीक है, NW1 के बाद अगर देखा जाए दूसरे नंबर पे जो लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है वो है NW4, ठीक है। अब देख लीजिए कुछ बुक्स में आया है कि जो लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है वो है NW4, ठीक है, कुछ बुक्स में लिखा गया है कि NW4 जो है वो है फर्स्ट नंबर पे और NW1 जो है वो है सेकंड नंबर पे। लेकिन जैसे कि विकिपीडिया दिखा रहा है NW1 जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, NW4 जो है वो दूसरे नंबर पे है। उन्होंने लिखा है कि इसका जो है ना NW4 की जो लेंथ है वो है 2890 किलोमीटर, लेकिन मैंने साइट्स पे चेक करने की कोशिश की लेकिन वहां पे मिला नहीं, ठीक है। इन केस अगर आपको NW1 ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो NW4 को आप टिक करना, ठीक है। तो फिलहाल आप याद रखोगे NW1 जो है 1026 किलोमीटर इसकी क्या है, लेंथ है, इट्स लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया। और सेकंड पे नंबर पे कौन आती है, NW4। ओल्डेस्ट नेशनल वाटरवे हमारे भारत की कौन है, वो है NW1। स्मॉलेस्ट नेशनल वाटरवे हमारे भारत की कौन है, वो है NW69, जिसका लेंथ 5 किलोमीटर है और ये तमिलनाडु में है एंड इट्स पार्ट ऑफ मनी मथुरु रिवर का एक ये पार्ट है कौन, शाबाश, NW69 नेशनल वाटरवे 69 जो है ना, इट्स स्मॉलेस्ट वाटरवे ऑफ इंडिया जो तमिलनाडु में है। एज पर नेशनल वाटरवे एक्ट 2016, नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 के मुताबिक नेशनल वाटरवेज जितनी भी यहाँ पे वाटरवेज थी, ठीक है, यानी कि इनका जो नेशनल नाम पड़ा ना, नेशनल जो लिखा गया, ठीक है, तो 2000 एक्ट 2016 में ही एक्ट, ये जो नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 का जो था, इसी के अकॉर्डिंग हमारे भारत के जो 111 वाटरवेज हैं उनको डिक्लेयर किया गया एज नेशनल वाटरवेज। तो याद रखना आप, तो कितनी नेशनल वाटरवेज हमारे भारत में, 111, सिंपल सी चीज है। नाउ पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ओ एक सेकंड, मैं देखिए मेरे जहन में ये गूंज रहा था कि मैं आपसे कुछ बताना भूल गया जो मैंने इस PDF वगैरह में मैंने नहीं लिखा था। तो हाँ, ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में मुझे आपको बताना था, अभी मैंने इस PDF में वो नहीं डाला है, ठीक है। GT रोड याद रखिए, इसका नाम है, इसको हम बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड भी, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड भी इसको हम बोलते हैं, याद रखा, ग्रैंड ट्रंक रोड भी इसको हम बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है याद रखना कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ना, इसको हम बोलते हैं, एक सेकंड यहाँ पे मैं लिखता हूं, उतार
उत्तर पाथ रोड भी इसको हम बोलते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड इज आल्सो नोन एज उत्तर पाथ रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड इज आल्सो नोन एज सड़क के आजम, ठीक है, सड़क के आजम। ग्रैंड ट्रंक रोड इज आल्सो नोन एज सड़क के शेरशाह, ठीक है, सड़क के शेरशाह, याद रखा, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड इज आल्सो नोन एज बादशाही, बादशाही सड़क, पहली बार मुझे कोई टॉपिक खुद अच्छे से याद रहा है, ठीक है। बादशाही सड़क भी इसको बोलते हैं, इसको सड़क आजम भी बोलते हैं, उसको अतरपाथ भी बोलते हैं, उसको सड़क शेरशाही भी बोलते हैं, ठीक है। इसको बिग रोड भी बोलते हैं, ठीक है, इसको जेंट रोड भी बोलते हैं, ठीक है, जेंट रोड भी इसको बोलते हैं, भारत का जेंट रोड, ठीक है। अब देख लीजिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जेंट रोड उसको कहा जाता है। ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये बनाया किसने था, सबसे पहले हम ये देखेंगे ये बनाया किसने था। ग्रैंड ट्रंक रोड याद रखना ये बनाया था चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्ता मौर्य ने ये बनाया था। चंद्रगुप्ता मौर्य ने एक रूट से बनाया था, ठीक है। चंद्रगुप्ता मौर्य जो है ना उसने ये हाईवे, ठीक है, ये पहली हाईवे उसने बनाई थी अपने जमाने में, ठीक है। उसने ये जो हाईवे बनाई थी उसने एक रूट से बनाई थी जिसका नाम था उत्तरपथा, इसीलिए उत्तरपथा हाईवे भी इसको कहा जाता है। अभी जो मैंने आपको बोला उत्तरपथा रोड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसने बनाई थी? पहले ये चंद्रगुप्ता मौर्य ने बनाई थी। उसके बाद इसको कुछ मतलब इंप्रूवमेंट्स की किसने? अशोका ने, ठीक है, अशोका ने भी उसके बाद उसको कुछ इंप्रूवमेंट्स की। फिर जब मुगल का दौर चल रहा था, ठीक है, यानी कि जब हमारे यहाँ पे हम कहेंगे जिस वक्त यहाँ पे एक होता है एंशंट, दूसरे क्या होता है मिडिवल, जिस वक्त यहाँ पे मिडिवल पीरियड चल रहा था, तो उस वक्त यहाँ पे शेर शाह, याद रखना आप, शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी जो है ना उस वक्त फिर उसी ने ग्रैंड ट्रंक रोड की इंप्रूवमेंट्स की, ठीक है। जिस तरीके से आपने फिर सुना होगा उसने फिर लाहौर तक ये रोड फिर मतलब एक्सटेंड किया, पाकिस्तान तक एक्सटेंड किया, उसके बाद काबुल भी उसने इसको ले लिया, ठीक है, मतलब एक्सटेंड किया। वो मैं आपको मिडिवल इंडिया में पढ़ाऊंगा कि शेर शाह सूरी की हिस्ट्री में, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना शेर शाह सूरी ने भी इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा योगदान उसका भी इसमें है, ठीक। तो आप देख लीजिए ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ना इसका जो ईस्टर्न मोस्ट एंड है ना ये यहाँ पे बांग्लादेश, ठीक है, इसका जो ईस्टर्न मोस्ट एंड है ना वो बांग्लादेश में है, याद रखना, चिटागोंग, ठीक है, चिटागोंग याद रखना, CHITTAGONG, चिटागोंग कहाँ पे है? ये बांग्लादेश में। तो चिटागोंग बांग्लादेश से लेकर कहाँ तक है ये? एक सेकंड, ये बांग्लादेश से लेकर काबुल तक है, अफगानिस्तान तक है। कहाँ तक? अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक है। तो बीच में जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे भारत भी आता है और यहाँ पे पाकिस्तान भी आता है, यानी कि ये रोड जो है ना ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान से पास होती है। कौन? ग्रैंड ट्रंक रोड। अगर हाँ, और एक बात है, अगर आपसे कोई लेंथ पूछेगा तो याद रखना इसकी जो लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर, ठीक। और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें हाँ, अगर ये पूछा जाएगा कि ये बताओ भारत की किस किस स्टेट से पास होती है, किस सिटी से पास होती है, तो आप याद रखना ये कलकत्ता से पास होती है, ठीक है। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ना ये कलकत्ता से पास होती है, इलाहाबाद से ये पास होती है, ठीक है, और दिल्ली से पास होती हैं, अमृतसर से पास होती हैं, ठीक है। तो भारत के इन सिटी से ये पास होती है, इलाहाबाद, दिल्ली, अमृतसर और कलकत्ता, यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है, यूपी, दिल्ली और अमृतसर से, ठीक है, चंडीगढ़ से। और एक सेकंड, हाँ, ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये लिंक करता था सेंट्रल एशिया को, ठीक है, ये लिंक करता था सेंट्रल एशिया को किसके साथ? इंडियन सब कॉन्टिनेंट को के साथ, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ ये सेंट्रल एशिया को लिंक करने के लिए ये बनाई गई थी, ठीक। बस इतना काफ़ी है ग्रैंड ट्रंक रोड में, इसके अलावा तो पूछा भी नहीं जाएगा। चलिए अब देखिए पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये हमने देखा ना ऊपर, हाँ नेशनल ये हमने देखा। अब देख लीजिए पोर्ट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात पोर्ट होता क्या है, आपको कभी कभार इंसान जो है ना ये बेसिक चीज़ें जो है ना ये पता नहीं होती है तो फिर उसके बाद कन्फ्यूजन रहते हैं, ठीक है, लेक्चर आगे समझ में नहीं आता है। मैं बताऊंगा पोर्ट पोर्ट पोर्ट, आप भी पोर्ट ही करोगे लेकिन पोर्ट दिमाग में कुछ नहीं हो जाएगा। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट हम कहेंगे किसी भी प्लेस को, ठीक है, हम कहेंगे किसी भी लैंडिंग प्लेस को, ठीक है, हम कहेंगे किसी भी लैंड को
किसी भी प्लेस को हम कहेंगे पोर्ट जहां पे शिप्स क्या करते होंगे, जहां पे शिप्स लैंड करते होंगे। कौन से शिप्स? वाटर, ठीक है, वाटर में जो शिप्स होती है ना, वो जिस जगह पे लैंड करते होंगे ना, कोस्ट पे, रिवर पे, लेक पे, तो उसको हम बोलेंगे ये पोर्ट है। अब पोर्ट पे किया जाता है, लैंड करके वो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे वो जो उसमें वो जो करते हैं ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से भारत से निकला कोई चीज, इसको लेना ये कहाँ, सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया से वापस आ गया कोई चीज लेके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना बिजनेस, कहाँ से, इंडियन ओशन से होता है, पैसिफिक ओशन से होता है, ठीक, तो बे ऑफ बंगाल से होता है, अरबियन सी से होता है ना। तो अब ये पोर्ट्स पे जाके क्या करेंगे, पोर्ट्स पे ही फिर इसको अनलोड किया जाता है, लोड किया जाता है शिप्स को। सिंपल सी बात है, पोर्ट जो है ना, ये एक ऐसी प्लेस है जहां पे शिप्स क्या करते हैं, जहां पे शिप्स अपनी लैंडिंग करते हैं, और दूसरी बात जहां पे वो अपना सामान लोड और अनलोड करते हैं। समझ आ गया आप? अब कितने यहाँ पे आप देख लीजिए, अब इंडिया में कितने पोर्ट्स हैं? इंडिया हैज अबाउट 250 पोर्ट्स, करीबन इंडिया को 250 पोर्ट्स हैं, और इसमें से 13 बहुत बड़े पोर्ट्स हैं, मेजर 13 पोर्ट्स हैं, और आपका क्वेश्चन 13 मेजर पोर्ट से ही निकल के आता है। और उसके बाद रेस्ट जो है ना, 13 मेजर पोर्ट्स हैं, और जो बाकी बचते हैं वो माइनर पोर्ट्स हैं, ठीक है। यानी कि 250 को आप माइनस कीजिए 13, वहां पे जितने बचेंगे, ठीक है, 37 बचते हैं ना, 237 जो बचते हैं वो माइनर पोर्ट्स हैं, छोटे छोटे पोर्ट्स हैं। हाँ, 13th पोर्ट ऑफ इंडिया, 13th पोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कौन था? 13th पोर्ट आप यहाँ पे मत लिख लीजिए, आप याद रखना लेटेस्ट पोर्ट जो बनने वाला है, अगर ये भी याद रखो कि 13th पोर्ट चलेगा। 13th पोर्ट ऑफ इंडिया जो है रिसेंटली ये अप्रूव किया था यूनियन कैबिनेट ने, ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अप्रूव किया था। तो ये कहाँ पे बनने वाला है? ये वधावन में बनने वाला है, महाराष्ट्र में बनेगा ये, ठीक है। वधावन महाराष्ट्र में 13th पोर्ट ऑफ इंडिया बनेगा, ठीक है। आप चेक करना, वधावन गुजरात में मत है, ठीक है। वैसे तो ये ठीक होगा, लेकिन क्रॉस चेक करना, ठीक है। मैं यहाँ पे मतलब छुपा नहीं सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हो रहा है कि वधावन गुजरात में मत है, लेकिन वैसे मैं श्योर हूँ कि ये महाराष्ट्र में होगा, लेकिन चेक करना, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको आप चेक करना, ठीक है। वधावन में नया क्या बनने वाला है? एक पोर्ट बनने वाला है, ठीक। 13 मेजर पोर्ट जो इंडिया के हैं, कौन कौन से? शाबाश, देख लीजिए पहले। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है ना, इसको पहले कलकत्ता पोर्ट कहा जाता था, ठीक। एक पॉइंट हो गया ना, याद रखा ना, जिसको आप पहले कलकत्ता पोर्ट बोलते थे ना, उसको रिनेम किया गया है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कहां पे है ये? वेस्ट बंगाल में, ठीक। प्रदीप पोर्ट है दूसरा एक मेजर पोर्ट, प्रदीप पोर्ट कहां पे है? उड़ीसा में। विशाखापट्टनम भी एक पोर्ट है, मेजर पोर्ट में आता है, कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है, इसको हम बोलते हैं विजाग पोर्ट भी। विशाखापट्टनम पोर्ट इज आल्सो नोन एज विजाग सिटी, ठीक है। चेन्नई पोर्ट जो है, चेन्नई पोर्ट को पहले कहा जाता था मद्रास पोर्ट। चेन्नई पोर्ट कहां पे? तमिलनाडु में, ये भी एक मेजर पोर्ट है भारत का। इनोरी पोर्ट कहां पे है? तमिलनाडु में। वियो चिदम्बरम पोर्ट कहां पे है? तमिलनाडु में। ये सभी के सभी मेजर पोर्ट्स इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, 13 मेजर पोर्ट्स, ठीक। वियो चिदम्बरम पोर्ट जो है ना, इसको पहले टूटिकारन कहा जाता था। कोचिन पोर्ट जो है ना, ये केरला में है। न्यू मंगलोरी पोर्ट कहां पे? कर्नाटका में है। मरमागांव कहां पे है? गोवा में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहां पे है? महाराष्ट्र में, इसको हम JLN पोर्ट भी बोलते हैं। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को हम नवा शिवा पोर्ट भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर नवा शिवा पोर्ट इसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो एरिया है ना, जहां पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, वहां पे 2 विलेज हैं, एक का नाम है नवा और दूसरे का नाम है शिवा, तो इसीलिए इसका नाम नवा शिवा पोर्ट भी पड़ा है। मुंबई पोर्ट जो है ना, मुंबई पोर्ट कहां पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी महाराष्ट्र में है। कंदला पोर्ट कहां पे? गुजरात में है। कंदला पोर्ट जो है ना, इसको रिनेम किया गया है। कंदला पोर्ट का जो नया नेम है ना, उसको रखा गया है दीनदयाल पोर्ट जो है ना, ये इसका नया नाम है। पोर्ट ब्लेयर जो है ये कहां पे? ये अंडमान एंड निकोबार में है। एक्चुअली इसकी जगह वही है जो मैंने अभी आपको बोला, वन पोर्ट जो नया बनने वाला है, वही असल में 13th पोर्ट है, लेकिन वो इससे भी बड़ा है, ठीक है। फिलहाल 13th पोर्ट सबसे बड़ा यही है, पोर्ट ब्लेयर। वो वाला जो अभी मैंने आपको बोला ना कि कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है, लेकिन वो अभी बना नहीं है, ठीक है। देखिए, ऑल दीज पोर्ट्स, ये जितने भी पोर्ट्स मैंने आपको ऊपर बोले ना, जो जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं ना, इनको रेस्पेक्टिव अपने अपने पोर्ट ट्रस्ट, जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, वो जवाहरलाल
नेहरू पोर्ट को क्या करता है, शाबाश, एडमिनिस्टर करता है। इस तरीके से दीनदयाल जो है कलकत्ता है या कोई और पोर्ट ट्रस्ट है, ठीक है, कोई भी पोर्ट है, मरमागांव पोर्ट ट्रस्ट है, वो यानी कि ये रेस्पेक्टिव इसके पोर्ट ट्रस्ट्स भी बनाए गए हैं। जितने भी मेजर पोर्ट्स ना उनके अपने कुछ पोर्ट ट्रस्ट्स हैं जो इनको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जो इनको चला रहे हैं। लेकिन याद रखना, लेकिन एक जो है ना, जो मैंने आपको बोला ना, इनोरी पोर्ट जो है ना, इनोरी पोर्ट जो है ना, इनोरी पोर्ट को कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है एडमिनिस्टर, ठीक है, उसको इनोरी पोर्ट लिमिटेड कंपनी एक है, वो इसको एडमिनिस्टर कर रही है। ठीक, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बस इतना याद रखना। अब क्या है क्या नहीं है इतना याद रखना। इनोरी पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जिसको इनोरी पोर्ट लिमिटेड कंपनी क्या करती हैं, एडमिनिस्टर करती हैं। बाकी जितने भी पोर्ट्स हैं उनको अपने अपने रेस्पेक्टिव पोर्ट ट्रस्टर्स होते हैं। ठीक, ओल्डेस्ट पोर्ट, ओल्डेस्ट पोर्ट हमारे भारत का कौन है? ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, उसका नाम है कलकत्ता पोर्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने बनाया था। ये ऑपरेशनल है सिंस 1870 और ये आज भी ऑपरेशनल है। ठीक है, आज भी, यानी कि ये मतलब यहाँ से जो है ना, ये ऐसा पोर्ट है जहाँ पे आज भी शिप्स लैंड वगैरह करते हैं, लोड अनलोड करते हैं। ठीक, लार्जेस्ट पोर्ट इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की अगर हम बात करेंगे, बे ऑफ बंगाल में सबसे बड़ा पोर्ट कौन है? वो है चेन्नई पोर्ट। ठीक, और लार्जेस्ट पोर्ट कौन है अरेबियन सी का? तो वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक, जो मुंबई में है, जिसको हम नवा शिवा पोर्ट भी बोलते हैं ना। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, कंटेनर पोर्ट आप समझ रहे हैं ना, यानी कि वो पोर्ट जहां पे सबसे ज्यादा कंटेनर्स पाए जाते हैं। कंटेनर्स कौन से कंटेनर? जिनमें वो ट्रेडिंग मतलब की जाती है। कंटेनर होता है ना, कंटेनर में ही सामान भरा जाता है, फिर इस कंटेनर को शिप में बिठाया जाता है और फिर यहाँ ले आया जाता है, यहाँ वेस्ट की ओर ले जाएगा। ठीक है, कंटेनर में ही सब कुछ होता है ना, स्पाइसेस होगा, क्लोथ्स होंगे या और कुछ होगा, कॉटन होगा, तो वो कंटेनर्स में ही भरा जाता है। तो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन है? यानी कि वो पोर्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा कंटेनर्स होते हैं, तो वो है नवा शिवा पोर्ट। ठीक है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट जो प्राइवेट, ठीक है, जो प्राइवेट पोर्ट है, ठीक, लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट कौन है? वो है अडानी मुंद्रा पोर्ट गुजरात में। इसको सिंपली मुंद्रा पोर्ट भी बोलते हैं गुजरात का। ठीक है, सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट इंडिया का कौन है? सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट है मुंबई पोर्ट, जो 1873 से ऑपरेशनल है। ठीक है, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया एरिया वाइज, साइज वाइज अगर हम देखेंगे, सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो इंडिया का कौन है? वो है मुंबई पोर्ट। इंडिया लार्जेस्ट पोर्ट बाय शिपिंग ट्रैफिक, यानी कि जहाँ पे सबसे ज्यादा शिपिंग ट्रैफिक होती है, जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है, शिप्स होते हैं, तो वो है मुंबई पोर्ट। ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ओल्डेस्ट पोर्ट अगर हम देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो कौन है? वो है लोथल पोर्ट, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट पे पाया गया था, है ना, खदरबेट में, याद है ना आपको, रन ऑफ कच्छ में। देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि ये बताइए ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कौन है, अगर वहां पे लोथल भी होगा ना, तो पहले वहां पे लोथल को टिक करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट जो है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहली थी। सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया कौन है? वो है चेन्नई पोर्ट, जिसको मद्रास पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक, ज्वेल ऑफ ऑल पोर्ट्स किसको कहा जाता है? विशाखापट्टनम पोर्ट को। डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, जो सबसे ज्यादा गहरा है, वो कौन है? वो है गंगावरम पोर्ट, जो आंध्र प्रदेश में है, और दूसरे नंबर पे आता है विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है, कुछ जगहों पे डायरेक्टली गंगावरम को लिखा ही नहीं गया, विशाखापट्टनम को ही लिखा गया है, लेकिन गंगावरम को भी आप याद रखना। ठीक, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, ठीक है, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इंडिया का कौन है? वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। न्यू नेम ऑफ इनोरी पोर्ट इज कमराजर पोर्ट, याद रखना, इनोरी पोर्ट जो है ना, इनोरी पोर्ट का जो नया नाम है वो है कमराजर पोर्ट। न्यू नेम ऑफ पोनम्बर पोर्ट इज न्यू मंगलोरी पोर्ट। ठीक है, जो आपने अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था ना, मंगलोरी पोर्ट, मंगलोरी पोर्ट जो है ना, मंगलोरी पोर्ट न्यू, इसका जो पुराना नेम था, ठीक है, मंगलोरी पोर्ट का जो ओल्ड नेम था ना, उसका नाम था पुनम्बर पोर्ट। तो याद रखना, मंगलोरी पोर्ट इज आल्सो कॉल्ड पुनम्बर पोर्ट। न्यू नेम ऑफ टूटिकार्न पोर्ट इज वीओ चिदम्बरम पोर्ट। बिजिएस्ट पोर्ट जो इंडिया का है वो है मुंबई पोर्ट। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट एंड हार्बर जो इंडिया का है वो कौन है? वो है मुंबई पोर्ट। पोर्ट विच इज कॉल्ड क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसको कहा जाता है? कोची पोर्ट को, या जिसको हम कोचिन पोर्ट भी बोलते हैं, कोची पोर्ट या कोचिन पोर्ट। स्टेट हैविंग मैक्सिमम पोर्ट्स कौन है? महाराष्ट्र, जहां पे 48 पोर्ट्स पाए जाते हैं, उसके बाद गुजरात में सबसे ज्यादा पोर्ट्स हैं। ठीक है, स्टेट हैविंग मैक्सिमम मेजर पोर्ट्स, सबसे ज्यादा बड़े बड़े पोर्ट्स। एक होता है माइनर पोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो वो आपने देखा ऊपर, ठीक है, माइनर प्लस मेजर, वो है महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे अगर हम देखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा मेजर वाले पोर्ट्स हैं, वो है तमिलनाडु। ठीक है, फर्स्ट मेजर पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट कमिश्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन करूंगा,
देखिए ध्यान रखना, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, कल को ये बोलेगा कि सर आपने गलत पढ़ाया था, इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन करने वाला हूँ। मैंने आपको बोला फर्स्ट मेजर पोर्ट कमिश्नर्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसको आप और एक चीज ऐड कीजिए, ऑन ईस्ट कोस्ट, ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, लेकिन ऐसे आप क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट मेजर पोर्ट कमिश्नर्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन ईस्ट कोस्ट, तो वो था पारादीप पोर्ट। यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले कौन सा पोर्ट ऐसा था जिसको भारत ने खुद ईस्टर्न कोस्ट पे कमीशन किया था, स्टार्ट किया था, वो था पारादीप पोर्ट। ठीक है, कंदला पोर्ट को कहा जाता है चाइल्ड ऑफ पार्टीशन भी, याद रखना, कंदला पोर्ट इज आल्सो कॉल्ड चाइल्ड ऑफ पार्टीशन। हाजीपुर पोर्ट जो वेस्ट बंगाल में है उसको कहा जाता है डायमंड हार्बर। ठीक, फर्स्ट ग्रीन पोर्ट जो है इंडिया का, ग्रीन पोर्ट आप समझ रहे हैं ना, यानी कि जहां पे एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, यानी कि जहां पे ये मतलब कोशिश की जाती है कि एनवायरमेंट पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, वैसी चीजें वहां पे, वैसी एक्टिविटीज वहां पे की जाती है। ठीक है, फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया कौन है, वो है हल्दिया पोर्ट। कलकत्ता इज ए रिवराइन पोर्ट ऑन बैंक्स ऑफ रिवर हुगली, कलकत्ता जो है ना ये एक रिवराइन पोर्ट है जो हुगली रिवर के बैंक्स पे है। ठीक, इंडियन एक्सपोर्ट्स रॉ आयरन टू जम्पन फ्रॉम पारादीप पोर्ट, इंडिया जो है ना वो अपना रॉ आयरन जो यहाँ पे निकलता है ना वो जापान को बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट होता है यहीं से बेचता है, इंपोर्ट होता है जब वहां से कोई चीज भारत में मतलब लाई जाएगी उसको कहेंगे इंपोर्ट। भारत जो है ना वो रॉ आयरन एक्सपोर्ट करता है कहाँ, जापान, लेकिन किस पोर्ट से करता है, पारादीप पोर्ट से। विशाखापट्टनम इज डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट ऑफ इंडिया, अभी जो मैं आपको बोल रहा था गंगावरम पोर्ट भी वहां पे लिखा गया है। ठीक, चेन्नई इज कॉल्ड गेटवे ऑफ, चेन्नई इज कॉल्ड गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल वेदर पोर्ट फाउंड हियर, चेन्नई पोर्ट। ठीक है, चेन्नई पोर्ट जो है ना याद रखना, वेदर चाहे ठंड, चाहे मौसम सर्द हो, चाहे गर्म हो, चाहे स्टार्म हो, कुछ भी हो, ये चेन्नई वाला पोर्ट जो है ना ये ऑल टाइम खुला रहता है। ठीक है, चेन्नई पोर्ट को कहा, चेन्नई जो है ना इसको कहा जाता है गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। कोचिन पोर्ट इज बिगेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया, याद रखना सबसे बड़ा शिपयार्ड, सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ पे है, वो है कोचिन पोर्ट में। ठीक है, न्यू मंगलोरी पोर्ट इज कॉल्ड गेटवे ऑफ कर्नाटका, न्यू मंगलोरी पोर्ट जो है ना इसको कहा जाता है गेटवे ऑफ कर्नाटका। कंदला पोर्ट इज आल्सो कॉल्ड ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन, अभी मैंने आपको बोला था चाइल्ड ऑफ पार्टीशन भी इसको कहा जाता है, ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन भी इसको कहा जाता है। और याद रखना ये एक टाइडल पोर्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइडल पोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइडल पोर्ट, याद रखना इट्स कंदला पोर्ट। ठीक, कलकत्ता पोर्ट हैज टू डॉक सिस्टम्स, याद रखना हमारे भारत में ऐसा कौन सा पोर्ट है जिसमें दो डॉक सिस्टम्स हैं, जिसमें दो डॉक यार्ड सिस्टम्स पाए जाते हैं, तो वो है कलकत्ता पोर्ट। ठीक, कंदला पोर्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए फ्री ट्रेड जोन, फ्री ट्रेड जोन का मतलब क्या होता है, यानी कि टैक्स फ्री, है ना, टैक्स फ्री। तो कल ये जो कंदला पोर्ट है ना इसको कन्वर्ट किया गया है किसमें, फ्री ट्रेड जोन में। ठीक, गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग ए ग्रीन फील्ड मेजर पोर्ट एट वधावन इन महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र में ही है, वधावन कन्फर्म महाराष्ट्र में ही है। ठीक, गवर्नमेंट जो है ना वो एक ग्रीन फील्ड पोर्ट बनाने वाला है कहाँ पे, वधावन महाराष्ट्र में। अभी जो मैं आपको बोल रहा था ये इट विल बी 13th बिगेस्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। मेजर इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट ट्रेड इज कैरिड वाया वाटर पोर्ट्स, इंडिया का जो ज्यादातर जो ट्रेड होता है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो वाटर वे से ही होता है, यानी कि वो इन्हीं पोर्ट से होता है, नेशनल वाटर वे से ही होता है। नाउ एयरवेज ऑफ इंडिया, जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा, जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा जिसको आप बोलते JR टाटा, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेक ए सोलो फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू कराची इन 1931, तो ये हमारे भारत के पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने 1931 में मुंबई टू कराची पहली फ्लाइट उठाई थी। ठीक है, क्योंकि 1931 में हम यूनाइटेड थे तो उस वक्त मुंबई टू कराची ये फ्लाइट उसने उठाई थी। ठीक है, टाटा एयरलाइन स्टार्टेड, फिर उसके बाद टाटा एयरलाइन जो है ना, टाटा एयरलाइंस उन्होंने अपना ऑपरेशन जो है उन्होंने अपनी फ्लाइट छोड़ी। ठीक है, बिटवीन मुंबई टू थिरुवनंतपुरम, यानी कि उन्होंने एक फ्लाइट डाली जो मुंबई टू थिरुवनंतपुरम जाती थी। कब डाली ये, 1935 में, 1931 में पहली सोलो फ्लाइट उठाई उठाई उसने, 1935 में उसने मुंबई टू थिरुवनंतपुरम टाटा एयरलाइंस ने अपना एक जहाज छोड़ा। ठीक है, एंड इन 1937 उसके बाद 1937 में उन्होंने मुंबई और दिल्ली के लिए भी एक फ्लाइट तैनात की। ठीक है, 1953 में ऑल प्राइवेट एयरलाइन, जितनी भी प्राइवेट एयरलाइंस थी 1953 में क्या हुआ, उनको नेशनलाइज किया गया। ठीक है, और इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस, याद रखना 1953 में जितनी भी एयरलाइंस थी, ठीक है, जितनी भी प्राइवेट एयरलाइंस थी उनको नेशनलाइज किया गया। ठीक है, उनको नेशनलाइज किया गया। तो
उसके बाद नेशनलाइज होने के बाद उसके बाद दो दो एयर ग्रुप्स बने, एक का नाम था इंडियन एयरलाइंस और दूसरे का नाम रखा गया एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया का काम क्या था, एयर इंडिया एडमिनिस्टर कर रही थी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को, यानी कि जो भारत से विदेशी देश फॉरेन मुल्कों में जाती थी। ठीक है, यानी कि विदेशी शायद उसको बोलते हैं ना हिंदी में। ठीक है, यानी कि जो इंडिया टू दुबई, इंडिया टू दुबई, इंडिया टू वेस्ट बंगाल, इंडिया टू बांग्लादेश, या इंडिया टू कतर, इंडिया टू दोहा, या किसी भी कंट्री में जो जाती थी। ठीक है, इंडिया टू श्रीलंका। ठीक, यानी कि ये जो एयर इंडिया है ना, ये एडमिनिस्ट्रेट सिर्फ कर रही थी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को। इंडियन एयरलाइन जो थी वो डोमेस्टिक सर्किट, यानी कि वो हमारे भारत में जो जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जो फ्लाइट जाते हैं ना, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक सर्किट। ठीक है, तो डोमेस्टिक सर्किट को कौन एडमिनिस्ट्रेट कर रही थी, इंडियन एयरलाइंस। बोथ दीज, उसके बाद इंडियन एयरलाइंस और जो एयर इंडिया है ना, फिर आपस में ये भी मर्ज कर दिए गए। ठीक है, और लास्ट पे इनका एक ही ग्रुप बनाया गया जिसका नाम रखा गया एयर इंडिया। ठीक है, तो वायुदूत लिमिटेड जो है ना, स्टार्टेड इन 1981 एज ए प्राइवेट एयर कैरियर। वायुदूत लिमिटेड जो है ना, वायुदूत लिमिटेड एक कंपनी है। ठीक है, उन्होंने अपना प्राइवेट एयर कैरियर 1981 में स्टार्ट किया, और उसके बाद यही वायुदूत लिमिटेड उन्होंने प्राइवेट एयर कैरियर स्टार्ट किया था, उसको मर्ज किया गया इंडियन एयरलाइंस के साथ। ठीक है, ए नंबर ऑफ प्राइवेट एयरलाइंस आर स्टिल ऑपरेशनल इन इंडिया। अभी भी हमारे इंडिया में बहुत सारे एयरलाइन जो हैं ऑपरेशनल हैं, जैसे विस्तारा, इंडिगो, डेक्कन 360, गो एयर, स्पाइसजेट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एयरलाइंस हैं जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं। ठीक, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी वायर मर्जड इन 1955। याद रखा, ये क्वेश्चन भी आते हैं, इसको आप लाइटली मत लीजिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि AAI जिसको आप बोलते हो। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है और नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी जो है इंडिया की, इनको 1955 में मर्ज किया गया। ठीक है, और एक ही अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI, जो मैंने अभी आपको बोला। ठीक, द अथॉरिटी मैनेज द सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज एट इलाहाबाद। ये जो AAI है ना, इनका एक कॉलेज भी है, सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज भी इनका है, इलाहाबाद में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च दिल्ली में है। ठीक है, इसको भी ये क्या कर रही है, मैनेज कर रही है। नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारे भारत में है वो है 35। टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारे भारत में है वो है 35, लेकिन इनमें से जो ऑपरेशनल अभी है ना वो है 34। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके ऑप्शन में 35 होगा नहीं, वहाँ पे 34 ही होगा। ठीक है, लेकिन मुझे पता है जब तक मैं मेरी बुक मार्केट में आएगी तब तक वो 35 जो है ना एयरपोर्ट, वो भी लिस्ट में आएगा। ठीक, तो 35 जो है ना, 35 भी ऑपरेशन नहीं है, अभी 34 ही ऑपरेशनल है। बिजिएस्ट एयरपोर्ट इंडिया का कौन है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक, अगर हम बात करेंगे, या इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर हम बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा बिजी एयरपोर्ट कौन है, वो है IGI एयरपोर्ट। IGI एयरपोर्ट का मतलब होता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे, दिल्ली में है, तो इट इज बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर देखा जाए सेकंड बिजिएस्ट कौन है, वो है CSMT। ठीक है, CSMT, इसको बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्माइनस। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये कहां पे, मुंबई में, इट इज सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट। प्रेजेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैंडल्स ए टोटल ऑफ 137 एयरपोर्ट्स इन इंडिया। प्रेजेंटली जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, ये 137 एयरपोर्ट्स को, ठीक है, ये 137 एयरपोर्ट्स को क्या करती हैं, हैंडल करती हैं। कहां पे, हमारे भारत में। पक्योंग एयरपोर्ट इज द ओनली एयरपोर्ट इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। पक्योंग एयरपोर्ट जो है ना, यानी कि सिक्किम में एक ही एयरपोर्ट है जिसका नाम है पक्योंग एयरपोर्ट। बिफोर इट्स कंस्ट्रक्शन, यानी कि पक्योंग एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन से पहले सिक्किम वाज द ओनली स्टेट विदाउट एनी एयरपोर्ट, यानी कि सिक्किम में पहले कोई एयरपोर्ट था ही नहीं। पक्योंग एयरपोर्ट बनने से पहले, पक्योंग एयरपोर्ट बनने से पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि ये बताइए कि सिक्किम में ना, ये पूछा जाता कोई क्वेश्चन आपसे कि ये बताइए विच स्टेट हैज नो एयरपोर्ट, तो आपका आंसर होना चाहिए सिक्किम। लेकिन आज जो है ना पक्योंग एयरपोर्ट, ये अभी रिसेंटली, मतलब अभी कुछ ही टाइम लगेगा, अब ये फंक्शनल होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में आएगा ना, तो सिक्किम अगर वहां पे ऑप्शन में होगा तो अभी आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी ये फुली ऑपरेशनल नहीं है।
पक्योंग एयरपोर्ट वाज द 100th ऑपरेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये लेकिन फुली ऑपरेशनल नहीं है, अभी भी ये फुली ऑपरेशनल नहीं है। ठीक है, लेकिन मतलब इसकी इनाग्रेशन वगैरह की गई है। पक्योंग एयरपोर्ट जो है ना, इट वाज 100th ऑपरेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना, पक्योंग एयरपोर्ट जो है, इट वाज 100th ऑपरेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो द फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कंस्ट्रक्टेड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ये भी याद रखना कि ये पहला एयरपोर्ट है। ठीक है, ये पहला ग्रीन फील्ड, याद रखना, ये पहला ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड टर्म याद रखना आप। ठीक है, जिस तरीके से ग्रीन पोर्ट होते हैं, इस तरीके से ग्रीन फील्ड फील्ड भी होते हैं। इट इज ऑल्सो फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कौन है? वो है पक्योंग एयरपोर्ट। कहाँ पे? सिक्किम में। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा गा कोई कि ये बताइए इंडिया का पहला जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो कौन था? वो था कोचिन एयरपोर्ट। ठीक है, एरिया वाइज बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया कौन है? वो है आईजीआई, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का। दूसरे नंबर पे आता है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। एरिया वाइज स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट कौन है इंडिया का? वो है ट्रिची एयरपोर्ट। ट्रिची एयरपोर्ट है तमिलनाडु में। दूसरे नंबर पे फिर आता है बल्जिक एयरपोर्ट जो मेघालय में है। ठीक, वैसे देखिए यहाँ पे मुझे ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत मत है, ये आप बस नोट करते चले जाइए। बाकी फिर याद आपको करना है, रिवाइज करना 2-3 बार, हो जाएगा याद। ठीक है, फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन 1928। इंडिया का जो पहला एयरपोर्ट है ना, वो 1928 में बनाया गया था। कहाँ पे? जुहू एरोड्रोम में। जुहू एरोड्रोम एक जगह है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे पहला एयरपोर्ट इंडिया का बना था 1928 में। जुहू एरोड्रोम में, महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, तो ये JRD टाटा ने बनवाया था। ठीक है, इट इज फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो केरला में है, इट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया डेवलप्ड अंडर PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये बताइए इंडिया का ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो इंडिया का ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो मतलब जो फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप, यानी कि दोनों इसमें इन्वॉल्व है, पब्लिक भी और प्राइवेट सेक्टर भी है ना, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो बनाया गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया का, वो पहला कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? तो फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो PPP से बनाया गया, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनाया गया है, वो है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला का। ठीक, स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं? कौन सी स्टेट है? वो है केरला। यहाँ पे 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन यूपी जो है ना, वो इसको जल्द ही पीछे छोड़ेगी। शाबाश, वो इसका रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। क्यों? क्योंकि यूपी में अब और एक जब बनेगा ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 2 वहां पे बनने वाले हैं, तो उसके फिर वहां पे 5 बन जाएंगे, फिर केरला का रिकॉर्ड ये ब्रेक करेगा। ठीक है, लेकिन प्रेजेंटली केरला में ही क्या है, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 है वहां पे। हाईएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया कौन है? हाईएस्ट एयरपोर्ट वो है कुशोक बकुला रिम्पोची। कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट है लद्दाख का। इट्स हाईएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, और याद रखना ये वर्ल्ड का 23rd हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना, इट इज फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। कोचिन एयरपोर्ट जो है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इट्स फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। और साथ में ये भी याद रखना, फर्स्ट एयरपोर्ट इन वर्ल्ड टू ऑपरेट ऑन सोलर पावर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कौन सा वर्ल्ड का ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है, पहला एयरपोर्ट ऐसा कौन सा है वर्ल्ड का जो ऑपरेट होगा किस पे? सोलर पावर पे। आप समझ रहे ना, जो सिर्फ सोलर पावर पे ऑपरेट किया जाएगा, तो वो कौन है? वो है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पक्योंग इज द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ सिक्किम। मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स इन इंडिया आर ओनर्ड बाय एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, these airports can be categorized as international airport, domestic airport, custom airport, civil enclaves. IGI and Chhatrapati Shivaji International Airport handle more than half of the air traffic in South Asia. South Asia का जो ट्रैफिक है ना, उसका जो हाफ है, उसका जो 50% है ना, वो सिर्फ 2 ही एयरपोर्ट हैंडल करते हैं। एक है IGI और दूसरा है CSI। ठीक है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लीनेस्ट एंड सेफेस्ट एयरपोर्ट इंडिया का कौन है? वो है मदुरै एयरपोर्ट जो भारत का है। नाउ देखिए, अब हम देखेंगे 34 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि किस स्टेट में है। ठीक है, इतना याद रखना है किस स्टेट में है, या किस मतलब सिटी में है, किस स्टेट में है, एक ही बात है। देखिए, हाँ, आंध्र प्रदेश में
आंध्र प्रदेश जो है ना, आंध्र प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पे, एक है विशाखापट्टनम और दूसरा है विजयवाड़ा एयरपोर्ट। ठीक है, विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा है विजयवाड़ा एयरपोर्ट। ठीक है, आसाम में एक ही है गुवाहाटी में, जिसका नाम है लोकप्रिया गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आपसे अब कोई पूछेगा ये बताइए लोकप्रिया गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? गुवाहाटी में है, आसाम में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली एनसीआर में, यानी कि दिल्ली में। ठीक, डबोलिम एयरपोर्ट कहाँ पे है? डबोलिम में, जो गोवा में है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? यानी कि एसवीपी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? अहमदाबाद में, गुजरात में। ठीक, वडोदरा एयरपोर्ट कहाँ पे? वडोदरा एयरपोर्ट है वडोदरा में, जो गुजरात में है। ठीक, शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? श्रीनगर में, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। कंपी गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? बेंगलुरु में, कर्नाटका में। ठीक, मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? मंगलोरी में, यानी कि कर्नाटका में, ये भी है। कन्वर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? कन्वर में, यानी कि केरला में। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोची में है, यानी कि केरला में। ठीक, थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये भी केरला में। ठीक, कैलीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? कैलीकट केरला में ही। हाँ, देवी अहल्या बाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ पे है? इंदौर में। इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है, महाराष्ट्र में। ठीक, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर BA इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसको कहा जाता है, ये कहाँ पे? नागपुर में, महाराष्ट्र में। इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? इम्फाल, मणिपुर में। बिजू पतानायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? अमृतसर, पंजाब में। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर, राजस्थान में। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई, तमिलनाडु में। कोयम्बटूरी कहाँ पे है? कोयम्बटूरी, तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एयरपोर्ट। ठीक है, इसको हाईलाइट करना। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना में। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? लखनऊ, यूपी में। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? वाराणसी में। ठीक, यानी कि ये भी यूपी में ही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में है। बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में ही। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना, बिहार में है। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? सूरत, यानी कि गुजरात में। ठीक है, उसके बाद पुणे एयरपोर्ट कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र में। मदुरै एयरपोर्ट कहाँ पे? मदुरै, तमिलनाडु में। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़, यानी कि ये चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी में ही है। ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ मैं आपको और समझा दूंगा। यहाँ पे वैसे तो मैंने आपको कोस्टल प्लेन्स पढ़ाए है ना, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे एक सेकेंड, ये वाले नहीं, हाँ यही मान लीजिए। देखिए यहाँ पे ये मंगलोरी पोर्ट है, यहाँ पे कोचिन पोर्ट है, यहाँ पे वीओ चिदम्बरम पोर्ट है। इसको आप अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये बताइए ये ईस्टर्न कोस्ट पे है या वेस्टर्न कोस्ट पे, वो आपको आएगा ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आपको ये ऑलरेडी पढ़ाए है। ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए। जैसे कि आपको पता है तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पे आपने केरला देखा, यहाँ पे कर्नाटका देखा, आपको ये देखना है कि ये ईस्टर्न कोस्ट पे है ये वाली स्टेट या वेस्टर्न कोस्ट पे है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जवाब देना। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो केरला जो है ना, केरला कहाँ पे है? ये इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में पड़ता है ना, वेस्टर्न कोस्ट। तो इसका मतलब कोचिन जो है ना, ये वेस्टर्न कोस्ट पे ये वाला पोर्ट है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका भी कहाँ पे है? वेस्टर्न में। तो आपका आंसर होना चाहिए कि न्यू मंगलोरी जो है ये वेस्टर्न कोस्ट पे है। ठीक है, इस तरीके से वेस्ट बंगाल में कोई है तो उसका मतलब है वो ईस्टर्न कोस्ट पे है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।